Good morning बच्चों. Let us discuss now section B, class 12th chemistry term 1 paper uploaded by CBSE board for 2021 and 22. Question number 26. How much ethyl alcohol must be added to 1 liter of water so that solution will freeze at minus 14 degrees Celsius? Kf for water is given 1.86 degrees Celsius per mole. So let us start solving. Del Tf equal to Kf into molality. The del Tf is given 14 degrees Celsius, Kf 1.86, molality will be 14 divided by 1.86. When you will solve this, you will get 7.52 मोल पर किलोग्राम. तो मोलालिटी इसकी कितनी आ रही है? 7.52 मोल पर किलोग्राम. बेटा हमको ये बोला गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर में अगर हम कितना इथाइल अल्कोहल मिलाएं कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाए, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाए. तो 1 किलोग्राम वाटर में 7.52 मोल अल्कोहल की डिज़ोल्व करने की ज़रूरत है. अब ये किलोग्राम वाटर की अगर बात करी जाए 1 लीटर एट रूम टेम्परेचर जो वाटर की डेंसिटी होती है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 1 ग्राम पर ml, है ना. तो अगर हम 1 ग्राम पर ml को यूज़ करेंगे इसकी डेंसिटी को, तो हमें इसका वॉल्यूम और मास लगभग सेम ही रहना है. अगर 1 लीटर इसका ले रहे हो तो 1 किलोग्राम होगा इसका, मास इसका 1 किलोग्राम होगा, है ना. 1000 ml 1000 ग्राम, है ना. तो इस तरीके से पर लीटर में कितना हमें ऐड करना है? 7.52. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 मोल. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन. आपको क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है और इससे आपको कन्वर्जन करना है किस में? टोलुइन में. इसको हम टोलुइन कहते हैं, है ना. अब बच्चों इसमें ना हमें हेलो एल्केन से हमें क्या चाहिए? हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए. तो अब इसके लिए हम जो रिएक्शन यूज़ करते हैं वो होती है बच्चों वुड्स-पिटेग रिएक्शन. इसमें क्या होता है? 1 यूनिट हम यूज़ करते हैं हेलो एरीन की, अनदर यूनिट हम हेलो एल्केन की यूज़ करते हैं, प्लस सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. Na प्लस दूसरी यूनिट, क्योंकि हमें ये टोलुइन चाहिए तो इसलिए हम ClCH3 को हमने यूज़ किया है. ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है ना. तो अब इसमें ना किस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो रहा होता है? ये सोडियम मेटल के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी इसकी. हम बैलेंस आउट करेंगे तो 2 यहाँ पे लिखा, तो 2 यूनिट NaCl की बाहर निकल जाएंगी. जो ड्राई ईथर की प्रेजेंस की वजह से जो NaCl है वो PPT में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिससे ये हेल्प मिलती है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है. और फाइनली बचता क्या है? CH3 और बेंजीन रिंग. तो ये यहाँ पे अटैच हो जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं? सोडियम एल्काइल क्लोरो, मीथेन एंड ड्राई ईथर. तो अब देखिए ये ऑप्शन में करेक्ट कौन सा हो सकता है? ये ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की. ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस XeF6 गिव्स, है ना. XeF6 का अगर हम पार्शियली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेटा अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उतना अवेलेबल होता है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? XeO3 प्लस HF मिलता है, और यहाँ पे 6 यूनिट HF की बन रही होती है ना. ये हमें प्रोडक्ट मिलता है. अगर हम पार्शियली हाइड्रोलिसिस की बात करें तो अगर मान लीजिए रिएक्शन में ना हमारे पास सिर्फ 1 ही वाटर का मॉलिक्यूल है ना. तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 HF बाहर निकल रहे हैं और आपको मिलेगा XeOF4, मतलब जितने हाइड्रोजन हैं उतने आप फ्लोरीन बाहर निकाल दो. ठीक है. तो ये एक स्टेप में हुआ. अब हम आगे की अगर बात करें तो आगे अगेन हमने क्या किया? 1 मॉलिक्यूल H2O का यूज़ किया, है ना. और
जब हम 1 मॉलिक्यूल H2O का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2HF बाहर निकल जाएंगे और प्रोडक्ट यहाँ पे हमें XeO2F2 मिलेगा। ठीक है, अब अगेन अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं तो H2O माइनस में हमें 2 यूनिट HF बाहर निकलती हुई दिखेंगी और XeO3 का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये है और स्टेप में ईच स्टेप में आप देख रहे हो 2 यूनिट HF की बाहर निकल रही है ना। तो लेकिन अब ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया थर्ड स्टेप तक, है ना, लेकिन 1 और 2 स्टेप को हमें कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ पे पार्शियली हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो चलिए अब ऑप्शन को हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे XeO3 प्रोडक्ट में कब बन रहा है, जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट वाले की बात करें XeO2F। अब बेटा ये सारे स्टेप देख लीजिए, इनमें से किसी भी स्टेप में XeO2F का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें तो HF की यूनिट भी यहाँ पे कितनी बननी चाहिए थी, अगर इसको देखते हुए तो ये सही नहीं है, वैसे 5HF बननी चाहिए और यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी फिर ये नहीं बनेगा। ठीक है, अगला वाला केस देखते हैं XeOF4 + H2। किसी भी स्टेप में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती इसमें। अगला पॉइंट है, अब लास्ट वाला है तो यही सही होगा, XeO2F2 + 4HF। जब 2 यूनिट ऑफ वाटर की आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके केस में आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है XeO2F2 एंड 4 यूनिट ऑफ HF बाहर निकल रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में 2 यूनिट एंड सेकेंड में तो टोटल कितनी होगी 4, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं, इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट्स। अब बच्चों जो सुक्रोज होता है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ना तो ये फेलिंग को और ना ही टॉलरेंस रिएजेंट दोनों को ही रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इट अंडर गोज म्यूटर रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज को म्यूटर रोटेशन हो रहा होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे ग्लूकोज जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पहुंचता अल्फा और बीटा की फॉर्म में, तब तक उसमें उसके जो पीपीएल लाइट को ना वो रोटेशन को चेंज होता रहता है उसका, उसी को हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं। तो ये सुक्रोज में नहीं होता। इट अंडरगोज इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ बेटा। इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, इसको देखिए आप लोग। देखो जो सुक्रोज है ना, हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, मतलब ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है C12H22O11 वाटर के साथ, है ना। तो सुक्रोज ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब पीपीएल लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा रहा होता है। अब इसका मतलब है ये, मतलब कितने एंगल से घुमा रहा होता है राइट डायरेक्शन में, 66.37 के एंगल से। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट में ब्रेक डाउन होता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो वो कितने एंगल से घुमा रहा होता है पीपीएल को, 52 प्लस, मतलब राइट डायरेक्शन में 52.5 डिग्री के एंगल से रोटेट कर रहा होता है। और जबकि अगर बीटा डी फ्रक्टोज की बात की जाए तो ये रोटेट करता है 92.4 डिग्री के एंगल से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो लिबो रोटेटरी होगा। जब इन दोनों का सम टोटल निकालोगे तो क्या होगा, देखते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो अब इन दोनों को सम करोगे तो सम करने के बाद आप देख रहे हो कि ये 39.9 डिग्री के रोटेशन ही लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा। इनिशियली ये था, क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या हो गया, लिबो रोटेटरी हो गया, मतलब इसका क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। इसीलिए जो सुक्रोज है ना, वो इन्वर्जन शुगर होता है ना। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ना कि लिबो रोटेटरी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम फिनॉल, क्वेश्चन नंबर 30 की। फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू। हमें क्या करना है, फिनॉल का अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करी जाए तो ये OH बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, सब्सटीट्यूट करना है OH ग्रुप से। तो हमें फाइनली क्या चाहिए कि ये OH ग्रुप को हटा दें और यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दें। पर क्या ये इतना आसान है ना। हमें इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब ये वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना क्यों आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे,
ये अपने बेंजीन रिंग के। अब यहाँ पे रेजोनेंस होने लग जाता है। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ के जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर, वो इधर की तरफ आते हैं, शिफ्ट होते हैं, और ये इधर आएगा तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर अपीयर होता है, इसकी वजह से इसको ब्रेक डाउन करना आसान नहीं होता है ना, और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो नहीं करते। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब एसिडिक नेचर से मतलब क्या है कि इसके ये हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो इससे लेना देना क्या है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ COOH बॉन्ड, ये सही है क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर अपीयर होता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही होने वाला है। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CC बॉन्ड, क्योंकि हमें CC बॉन्ड को तो तोड़ना ही नहीं है, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये भी सही नहीं होगा, है ना। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका B है ना। इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन, अब ये इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तभी तो उसके बाद ये इनस्टेबिलिटी पे आएंगे, लेकिन जब यही नहीं ब्रेक हो रहा तो फिर क्या, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी आप सभी जानते हो कि क्या होता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से, मान लो ये कोई गैसियस एटम है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कौन से एटम है जिनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है और किन से नहीं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये एटम आपको दिए गए हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये डिक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेफ़्ट टू राइट के केस में कम हो रही होती है ना। तो न्यूक्लियस ही तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, और टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। अब इसके केस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बचता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है ना। तो अब ये दोनों तो हो नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अब कौन सा सही होगा। अब इसके पीछे रीज़न ये होता है कि लेफ़्ट टू राइट के अगर कंसीडर करें तो नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होती है, इसके पीछे क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। ऑक्सीजन का लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p4, तो ये पार्शियली फिल्ड है। तो हमें पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है देन पार्शियली फिल्ड, क्योंकि हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियली फिल्ड। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, नाइट्रोजन विल बी करेक्ट आंसर, और सभी क्या है, गलत हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि मेटल M आयंस फॉर्म्स ACCP स्ट्रक्चर, है ना, और ऑक्सीजन आयंस ऑक्यूपाई 1/2 octahedral and 1/2 tetrahedral voids. What is the formula of the oxide? अब ऑक्साइड के इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है बेटा। अब यहाँ पे ना अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो मान लीजिए कि अगर M के एटम है ना, M के नंबर ऑफ एटम X है ना, तो ऑक्सीजन की ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 1/2 है, तो ये हम ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2x है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर हम टेट्राहेड्रल की वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्साइड आयन के लिए कितनी होंगी बेटा। हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल नंबर ऑफ एटम के इक्वल होती हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड और टोटल नंबर ऑफ एटम की ट्वाइस होती हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 × x, तो ये 2 ये हो जाएगा। तो अभी आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, MXO x + 1/2x, है ना, ये होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आगे, MXO and 3/2x, है ना।
तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, X से X गायब हो जाएगा, M2O3 फॉर्मेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बन रहा है, ये डी, बाकी के तो है ही नहीं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X, while D of toluene with Cl2 in the presence of light gives Y. Thus X and Y are। अब देखो यहाँ पे ना आप टू टाइप की रिएक्शन को देख रहे हैं। टोलुइन की रिएक्शन आपने क्या किया, ये टोलुइन है ना CH3। अब आपने ये रिएक्शन ना FeCl3 की प्रेजेंस में करवाई है, किसके साथ, Cl2 के साथ। बेटा FeCl3 को हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, और इसकी प्रेजेंस में ना Cl2 का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, एक ये बॉन्डिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक 1 एटम Cl का ले जाएगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल एंड एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना। तो अब ये यहाँ पर अटैक किसका होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपको बनता हुआ दिखेगा वो CH3, एंड ये किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा पर करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे। अब मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, है ना। तो एक तो ये बन गया। अब ये जो आपका X है ना, X ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन हो जाएगा, है ना, ऑर्थो एंड पैरा। तो आपका X तो ये निकल आया। अब अगर हम Y की बात करें तो Y के केस में क्या होना है ना। तो चलिए इसको मैं एक बार आपको यहाँ पे बताती हूँ। Y जैसे कि मैंने ये टोलुइन लिया और यहाँ पे ये CH3 है ना। अब आपको Cl2 से रिएक्शन करवानी है और Hn की प्रेजेंस में करवानी है ना। अब यहाँ पे ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो यहाँ पे CH2 ये कार्बन एंड हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ये Cl यहाँ पे बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अब इसको आप क्या बोलोगे, है ना, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, है ना। तो ये वाई प्रोडक्ट आपका ये क्लोरोमिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो अब देखें इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एक्स क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, जो सही नहीं है बेटा, एक्स नहीं हो सकता। एक्स मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन है ना। तो और वाई इन्होंने दे रखा है और ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, तो ये गलत हो जाएगा। बी भी गलत है और सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ओजोन इज ए एन मॉलिक्यूल एंड 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर। अब देखो ओजोन जो होता है ना बेटा, हम ओजोन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं ये, और ये यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है, तो आप ये नहीं होगा, ठीक है। और ये 3 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे है, अगर इसका रेजोनेंस करो तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही होती है ना। अब क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ये बॉन्ड लेंथ तो दोनों ही क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो एक्चुअली अगर हम इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो क्या तुमको दिखेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, है ना। तो दोनों ही बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं और ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 128 पिकोमीटर होती है ना। तो ये रहेगी। तो इसलिए दोनों ही केस में चाहे आप सिंगल बॉन्ड लेंथ की बात करो या डबल की, तो वो इक्वल ही रहने वाली है, 148 नहीं होती है। वैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 148 होती है। अब साथ में क्या होता है, यहाँ पे 1 लोन पेयर होता है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ झुक जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एंगुलर। तो अब देखिए इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। इनमें से लिनियर तो होता ही नहीं है,
अब बचा क्या, एंगुलर वाले, तो ये तो बी है या डी है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो ये बॉन्ड लेंथ तो दोनों सेम है, तो इसके केस में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, वाटर रिटेंशन और पफीनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इंटेक अकर्स ड्यू। अब देखो बच्चों क्या है कि कोई सेल के अंदर सॉल्ट का इंटेक बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है। अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है, अगर सेल के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो सॉल्ट को ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेगी। तो अब ऐसा कब हो पाता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। C6H12O6 मतलब ये ग्लूकोज है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ए क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो बी क्या होगा, है ना। बी यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो चलिए हम देखते हैं। बेटा इसको ना हम इधर सॉल्व करते हैं। चलिए ये ना ग्लूकोज की आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं। ग्लूकोज ये CHOH, यहाँ पे CHOH, अरे है ना, अगेन CHOH प्लस आगे CH2OH। ये आपको रिएक्शन किससे करवानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O एंड फिर आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये रिएक्शन आपको करवानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसकी रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये अल्कोहल से रिएक्शन करके ये एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा होता है ना। जो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड होते हैं ना, अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बना रहे होते हैं, एस्टर बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अब पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है, अब इसमें जितनी भी ग्लूकोज की यूनिट है ना, उन सभी की सभी यूनिट से ना आपको अल्कोहल को हटा देना है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब इनमें से किसी भी एक ग्रुप को मैं ले लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने ये वाले ग्रुप को कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, है ना। अब यहाँ से मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो अब बचा क्या, यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इसके साथ अब ये बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 4 CHOH ग्रुप सेम है ना, और ये वाला अलग है, तो फाइनली अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने अल्कोहल ग्रुप है उन सभी को तुमको हटाना है। तो अब क्या बनने वाला है, CHO, यहाँ CH, ये वाला ग्रुप मुझे यहाँ पे अटैच करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये पूरा ग्रुप, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और फिर इसके बाद ये CH3, ऐसे ही ये जितने 4 है ना उन सब में मुझे सेम कर देना है ना। और आगे ये 4 और यहाँ पे CH2O CH3, है ना। हम देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है बच्चों, है ना। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और ये बनेगी। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CHO CHO और ये CH3, क्योंकि ये 4 यूनिट एक जैसी हैं तो यहाँ पे 4 लिख दिया, और इसके बाद CH2O ये CH3, है ना। तो ये आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, है ना। तो ये बनने वाला है जब इसकी आप एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, चलिए मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो उसके केस में क्या होता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये 4 CHOH ग्रुप सेम है, तो मैं इनको सभी को एक साथ लिख देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे CH2OH लिखा। अब यहाँ पे ना नाइट्रिक एसिड को अगर हम यूज़ करें, नाइट्रिक एसिड को, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है और 1 डिग्री अल्कोहल है, इनका ऑक्सीडेशन कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, COOH CHOH, ये टेट्रेट एंड COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये B आपका ये होगा और A आपका ये बनने वाला है, और A आपका ये बनेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, है ना। हाँ बच्चों,
तो देखते हैं यहाँ पे क्या बना था। इसमें हमने देखा था CHO, CH ऑक्सीजन, ये CH3, ये आपने टेट्रेट लिख दिया, और यहाँ पे CH2O CH3 ये बन रहा था, है ना। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में इन लेक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम 3 कैटायन, हाँ लेक टेस्ट हम करते हैं ना एल्यूमिनियम 3 कैटायन के लिए। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक, इट इज़ ड्यू टू, हाँ तो कलर्ड फ्लोटिंग लेक का फॉर्मेशन होता है बेटा। हम ये वाली रिएक्शन में ना हम यूज़ करते हैं ब्लू लिटमस सोल्यूशन को। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन किस पे एड्जॉर्ब होता है, मतलब कि कैसा एक कोई सॉलिड पीपीटी बन रहा होता है और उसके सरफेस पे वो जाके एड्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस पे आके चिपक जाता है। तो अब इसके लिए ना इसका करेक्ट ऑप्शन ये होने वाला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, एल्यूमिनियम के सरफेस पे ये हो रहा होता है। चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज़ 4 फार्मूला यूनिट, इट्स एज लेंथ is 0.50 नैनोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी इफ इट्स मोलर मास ऑफ NaCl। अब ये तो बहुत ही आसान है, देखो डेंसिटी इक्वल कितना क्या होता है Zm, Z क्या है नंबर ऑफ एटम्स, M क्या है मोलर मास, और A क्यूब एंड N नॉट एवोगैड्रो नंबर। अब Z क्योंकि इसमें 4 फार्मूला यूनिट को यूज़ किया तो 4 लिख दिया, मोलर मास कितना दिया है 58 इंटू 58.5, है ना। अब A क्यूब कितना है, अब देखो A की बात करें, A इसका दिया है 0.50 नैनोमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर, है ना। जब आप ये सारी वैल्यू इसमें रखोगे, Z आपने ये हाँ ये लिख दिया है ना, 0.5 इंटू 10⁻⁷, इस पे पावर कितनी करनी है 3 इंटू 6 इंटू 6.022 होता है ना बेटा, तो ये मैं ऐसे ही सीधे लिख रही हूँ, है ना 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा कि करेक्ट ऑप्शन ये है, इसमें कुछ नहीं, आपको बस एक सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अब जो प्रॉपर्टी बताई गई है उनके बेसिस पे करेक्टली कौन से अरेंज किए गए हैं। I2Br2F2Cl2 इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएशन आता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये फ्लोरीन वाला वेरिएशन आता है। चलिए मैं एक बार लिखती हूँ यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है ना, तो सबसे कम होती है आयोडीन की, फिर उसके बाद अपना ये फ्लोरीन आ जाता है, फिर उसके बाद अपना ब्रोमीन आता है, और फिर उसके बाद अपना क्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा। ये फ्लोरीन की कम होने का बेटा रीज़न ये होता है कि यहाँ पे इसका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाला ऑर्डर तुम्हारा सही नहीं है। H2O, H2S, H2TE, H2SE इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का के केस में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं H2O के बाद H2O की H2S से ज़्यादा है, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। सबसे ज़्यादा किसकी होनी है, सबसे कम H2O की होगी, फिर उसके बाद H2S की, फिर H2TE की, फिर H2SE की, है ना। ऑक्सीजन और H2SE की तो बेटा बाद में ही आएगी। चलिए एक बार मैं लिख देती हूँ, H2O है ना, H2O से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ H2S की, और H2S के बाद H2SE की, फिर उसके बाद H2TE की होने वाली है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। NH3N2O, अब यहाँ पे ये पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे NH3 आपको दे रखा है, N2O दे रखा है, NH2OH दे रखा है, N2O5 दे रखा है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 है,
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, -1 है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इसमें -3 है। तो अब देख लीजिए कि कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, लास्ट वाला यही, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होती है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4 चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 40. What would be the reactant and reagent used to obtain 2,4 dimethyl 3-ol, है ना। हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या रिएजेंट और रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा इसका ना करेक्ट ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मैं इस ऑप्शन को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अगर ये वाला ऑप्शन तुमको समझ में आ जाएगा ना, तो फिर बाकी के सारे तुम खुद सॉल्व करके देखोगे, तो इनमें से किसी भी केस में आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या रिएजेंट और रिएक्टेंट को यूज़ करना है। तो पहले 2-मिथाइल प्रोपेनल की हम बात करते हैं। तो 2-मिथाइल प्रोपेनल का हम कैसे लिखेंगे, प्रोपेनल, है ना। तो ये हाइड्रोजन एंड ये एल्डिहाइड ग्रुप मैंने लगा दिया। अब 2-मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 2 नंबर कार्बन पे हमने CH3 ग्रुप लगा दी। अब बाकी के कार्बन की वैलेंसी हमें हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, एक तो रिएक्टेंट, ये आपने रिएजेंट को यूज़ कर लिया, रिएक्टेंट को, सॉरी, है ना। अब हमें बात करनी है किसकी, रिएजेंट क्या है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, ये CH3 ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब इससे आपको मैग्नीशियम आयोडाइड को लगा देना है, ठीक है ना। तो ये आपने रिएजेंट लिख दिया और ये आपने रिएक्टेंट लिखा। अब इसमें देखिए बेटा, ये मेटल है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और यहाँ पे इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट हो रहा होगा। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। अब अगर इनके आपस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या प्रोडक्ट में मिल रहा है, यहाँ पे CH3 CH एंड CH3, और ये आपने ये कार्बन, अब इसमें एक हाइड्रोजन लगा है और ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो अब इससे कौन जुड़ेगा, ये। तो आपने ये मैग्नीशियम आयोडाइड यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी का बचा हुआ ये वाला पार्ट है, तो आप इसको ये CH, इससे ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3 आपने सेम वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे इसमें क्या, इसको हमें क्या करना है, इसको वाटर मॉलिक्यूल में डाल देना है। वाटर में हमने ऐड किया। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से होता है, H आयन OH आयन, इस तरीके से, है ना। तो अब इसमें भी आप देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग के केस में, तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा होगा, और ये नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा होगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन। ओके, तो अब ये नेगेटिव किसके साथ जाएगा, अरे बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे एक गलती हुई है, ये ऑक्सीजन गायब कर दिया है ना, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा होगा, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, और मैग्नीशियम के साथ कौन जाएगा, OH चला जाएगा। अब देखिए फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, आपको हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है, CH3 CH, और ये कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ आपने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, और ये H आयन H लगा हुआ है। अब इसके बाद आप देखिए, ये वाले कार्बन से CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मैंने ये CH3 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखते हैं, ये CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ठीक है ना। अब ये है, ये कंपाउंड आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है ना। IUPAC नेम बताना है इसका, है ना। तो IUPAC नेमिंग आप करिए इसकी। नंबरिंग कहाँ से करें, किधर से भी कर लो बेटा, बराबर बढ़ रहा है। देखिए इधर से भी 3 नंबर कार्बन पे और इधर पे भी 3 नंबर कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5, है ना। तो अब नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाईमिथाइल। अब डाईमिथाइल क्योंकि 2-मिथाइल ग्रुप इससे जुड़े हुए, इस ग्रुप को आप नंबरिंग नहीं कर रहे हो, इस ग्रुप को, तो डाईमिथाइल, है ना।
अब कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो आपने पेंटेन लिख दिया। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो पूरा का पूरा पेंटेन लिख दिया, है ना। और कौन से नंबर कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है? 3 पे, 3। और इसका ई हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, इसलिए डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 गिव्स प्रोडक्ट एज। अब पहले तो हम देख लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल, तो हमने ये लिखा ऑर्थो, ये CH2OH, ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है ना। अब इसकी रिएक्शन तुमको किससे करवानी है? PCl3 से करवानी है। तो PCl3 से जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है OH ग्रुप का। देखो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये वाला बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? ये CH2Cl बनता है और ये OH ग्रुप यहीं पे है ना। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट का आपको IUPAC नाम बताना है। अब IUPAC नाम में बेटा ऑर्थो एंड पैरा नहीं यूज़ करते हैं, तो ये A एंड C ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन क्या बचता है आपका? B और D में से कोई एक सही है। अब B में क्या बोला है कि 2-क्लोरोमिथाइल फिनॉल। अब 2-क्लोरोमिथाइल फिनॉल ये तो नहीं है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या है? फिनॉल है ना। तो और 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बेटा सही है। ये B इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 2-क्लोरोमिथाइल, 2 यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फिनाइल और अल्कोहल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए। तो 1-2 नंबर कार्बन पे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे? क्लोरोमिथाइल, है ना। क्लोरोमिथाइल, ये पूरा का पूरा ग्रुप फिनॉल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन B होगा, ना कि D। 4 हाइड्रोक्सी तो नहीं हो सकता ना, 4 नंबर यहाँ पे होना चाहिए ना OH, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गर बेस अमंग द 15 ग्रुप हाइड्राइड। जो ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड हैं उनमें से जो अमोनिया है ना, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात तो सही है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द ग्रुप, सही है, ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। अब बी ऑप्शन क्यों सही नहीं है? अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही होती है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे नीचे, जैसे कि हम यहाँ इस ग्रुप की बात करें तो NH3, फिर PH3, फिर ASH3, है ना, SBH3, BiH3, है ना। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग ये होगा, है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज वीकेस्ट बेस। नो, वीकेस्ट बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होने की वजह से जो लोन पेयर अवेलेबल है ना उनको आसानी से दिया जा सकता है, और जो जितना आसानी से लोन पेयर को दे सकता है वही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसलिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है इन सभी से कंपेयर किया जाए तो, है ना। अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये तो गलत हो गया, वीकेस्ट बेस ये भी गलत हो गया, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं? वो अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जो 2 डिग्री है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसके केस में CH3, CH2, CH, OH एंड CH3, है ना। इस तरीके से आप लिखोगे। अब ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है, क्योंकि ये अदर 2 कार्बन एटम से सराउंडेड है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं और इससे OH लगा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना। तो ये 3 डिग्री है, तो मतलब टर्शरी अल्कोहल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से 2 अदर कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो ये भी 2 डिग्री होगा। पहले वाला 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब हम अगर इसकी बात करें तो OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है? ये वाले कार्बन से। यहाँ से एक कार्बन, दूसरा कार्बन ये, तो ये भी 2 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, थर्ड है एंड फोर्थ है। तो फर्स्ट, थर्ड, डी ऑप्शन, बी भी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना।
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। एल्कीन्स डिकलराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो एल्कीन्स जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब इसके साथ ब्रोमीन वाटर का आपने यूज़ किया। ब्रोमीन वाटर का ऑरेंजिश कलर होता है ना। तो अगर आप CCl4 में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, और ये जो बनता है ना प्रोडक्ट ये कलरलेस होता है। अब ये इसका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं एलाइल ब्रोमाइड। अब एलाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपको CH2Br है ना। तो ये होता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है ना। अब अगले वाले केस में विनाइल की बात करें तो ये CH2 ये CHCl, तो ये विनाइल है। तो ये ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, CHBr3, तो ये भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो बचा क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड क्या होता है, विसिनल जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे ये एडजेसेंट कार्बन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये 44 का डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन के क्वेश्चंस की, इनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि कोई भी आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते वक्त जितनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है या वो एनर्जी में एंथैल्पी में जो भी चेंज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो ऑक्सीजन की केस में एनर्जी कम रिलीज़ होती है देन फ्लोरीन, है ना। तो ये सही है, बट ग्रेटर नाइट्रोजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये असर्शन तो सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बेटा ये ऑर्डर नहीं होता। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, A इज़ करेक्ट एंड R इज़ फॉल्स। तो C ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 46 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, है ना। असर्शन और रीजन दे रखा है। अब इसमें अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सही है कि ये सॉल्युबल नहीं होते। अल्काइल हैलाइड्स हैड हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड और कार्बन, बेटा ये भी सही है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन से ही इससे हेलोजन एटम अटैच होता है। दोनों सही है, लेकिन इससे इसका कुछ लेना देना नहीं होता कि ये इनसॉल्युबल है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही। तो इसलिए बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि इसका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, अब अगर हम 47 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि असर्शन में मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। यस, ये चेंज होती है क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम सोल्यूशन के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं और वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज होने से, है ना। मोलैरिटी इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ये गलत है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 48 में कि SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सही है, लेकिन SO2 रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि SO2 में अगर बात करें तो जो है ये है ना सल्फ़र, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो आगे -2 में भी जा सकता है एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। तो इसलिए ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो इसलिए ये वाला असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम SO2 टू TeO, ये सही ऑप्शन है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू, है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इनकी बॉर्डरी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। चलिए बेटा
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है वो सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो गलत है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन।